लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया था, यस सर। जी सर। यस सर। ये भी एग्जाम्पल हो गया था। यस सर। गे-लुसाक भी Yes, हो sir. गया था। एवोगाड्रो लॉ हुआ था। यस सर। डाल्टन sir. एटॉमिक थ्योरी। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं यानी कि एटॉमिक मास पे। ठीक है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को एटम का मास क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। एटम का मास क्या होता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि क्यों इसकी जो है यानी कि आपको जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग बट जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज सच एज। इसका मतलब होता है कि मैंने आपको डाल्टन्स लॉ में भी बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एटम करता है। ठीक है, यानी कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यानी कि अगर जब पूछा जाए कि जो सबसे छोटा कौन सा यूनिट है, जो जैसे कोई आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आपसे पूछा जाएगा एटम है या मॉलिक्यूल्स है या आयन है, तो आपको आंसर क्या मारना है, यानी कि एटम्स मारना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर एटम क्यों करते हैं रिएक्शन? तो ये बेसिकली अपने आप को क्या करना चाहते हैं, यानी कि स्टेबल करना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो है ये जो है अपना जो है रिएक्शन को करते हैं ताकि कि ये क्या हो सके, अपने आप को जो है अच्छे तरीके से क्या कर सके, यानी कि स्टेबल कर सके, या अपनी एनर्जी को क्या कर सके, यानी कि कम कर सके। अब जितनी एनर्जी इसकी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस में बताया था कि जिस सब्सटेंस की जितनी एनर्जी कम होगी, याद रखना, जिस सब्सटेंस की एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं कहूं कि आप लोग यहाँ पे आए हो इसलिए ताकि कि आपकी जो है एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। अब अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने से क्या फायदा हुआ कि आपकी जो है एंट्रोपी कम हो गई। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है वो समझ रहे होंगे, यानी कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी इंट्रोपी कम हो गई। आपकी इंट्रोपी का मतलब क्या है, आपकी एनर्जी जो है यानी कि क्या हो गई, यानी कि कम हो गई। अब जितनी एनर्जी कम हो जाती है तो जिस कारण से क्या होता है कि वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हर कोई एटम क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही बेटर होगा। तो इसीलिए यानी कि एटम क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, जिस कारण से चाहते क्या है कंबाइंड के फॉर्म में आ जाए। और जैसे ही कंबाइंड के फॉर्म में आएंगे तो यानी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो है यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आपको सिंपल सा आंसर याद रखना, एटम करते हैं। मॉलिक्यूल्स जी क्या सर। होता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि अगर बहुत सारे एटम से मिलके क्या होते हैं, यानी कि जो है बनाते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जब ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे मैंने कई बार कहा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। अब देखो ये याद रखना है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक मास से रिलेटेड। अगर जो किसी को रिलेटेड हो मेरे को एक बार जो इसको एटॉमिक मास बताना तो मैं फिर आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? द नंबर विच इंडिकेट, एक्चुअली ना आपके सामने ऐसा नहीं कि सीधे सीधे, यानी सबसे पहले मैं समझाता हूँ फिर कहानी बताता हूँ इसकी तीन चार चीजें। आप लोगों को भी आपने शायद पहले भी सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो यहाँ पे जरूर मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। यानी कि बेसिकली यानी कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है ना वो क्या होता है, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 होता है। ठीक है, तो उसी को आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी कि एक यूनिट मास यानी का मतलब क्या होता है, अगर जब कार्बन के 12 पार्ट करोगे तो यानी कि एक पार्ट का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, वन एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना कि हम लोगों ने कार्बन को ही 1/12 क्यों लिया? कोई मुझे बता सकता है कि ठीक है और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, हमने कार्बन 12 को ही क्यों लिया? क्योंकि सर कार्बन हमारे डेली लाइफ में 95% यूज होता है इसलिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका यूज हम लोग 95% यूज करते हैं, हाइड्रोजन का भी करते हैं। सर कार्बन कार्बन इसका जो सर 1/12 मास जो है सर वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है।
अच्छा ठीक है, चलिए ये एक बात तो आपकी ये एग्री कर गया कि जो 1/12 मास है वो 1 प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। चलिए, आपको पता है 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस जो है 27 केजी होता है, ठीक है। यस सर। और ग्राम में कितना इस- हो जाता है? 30 हो जाता है। तो ये तो 24 है। ये कितना है? 24 है ना, -24 होता कितना है ग्राम में? 30 होता है। आप लोग Yes, अगर sir. हाँ, तो यानी कि वो तो चीजें लॉजिक गलत हो गया। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, मैं बताता हूँ कहानी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले ना हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते थे, याद रखना। सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते थे? हाइड्रोजन का यूज। यानी कि हम लोग हाइड्रोजन। किसका, हाँ, यानी कि जो हम लोग यूज करते थे वो किसका यूज करते थे? यानी कि हाइड्रोजन का यूज करते थे। अब हाइड्रोजन तो छोटे छोटे एलिमेंट के मास को बहुत ही अच्छे से मेजर करता था, नो डाउट। ऐसा नहीं कि ये जो है छोटे छोटे एटम के मास को जो है मेजर नहीं करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन इनके सामने एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि ये बड़े एलिमेंट के मास को मेजर नहीं कर पा रहा था। तो उस समय के साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है क्या यूज कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में दिक्कत क्या आने लगी कि इसके सामने समस्या ये थी, बड़े एलिमेंट के मास को तो बहुत ही अच्छे से मेजर कर रहा था, लेकिन जो छोटे छोटे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके मास को मेजर नहीं कर पा रहा था। अब ये भी तरीका जो है यानी कि सक्सेस नहीं हुआ। हाइड्रोजन काफी हद तक सही था, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि वहां पे ये जब बड़े एलिमेंट थे, जैसे मैं कहूं कि आपको मैंने कहा कि सपोज करो कि आप घर से अपने स्कूल की डिस्टेंस अगर 3-4 किलोमीटर है तो आप मीटर में मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी मान लो 20-30 किलोमीटर है तो मीटर में लिखिएगा 20,000 मीटर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इससे बड़ी यूनिट बनाते हैं जो क्या करे, छोटी को भी मेजर कर दे और बड़ी को भी मेजर कर दे। अब उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। वैसे अगर जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखा जाता सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, ठीक है, और पूरे यूनिवर्स में देखा जाए तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। कार्बन आपको पता है 0.03% पाया जाता है। पूरे अगर जब मैं अर्थ की बात करूं तो आपके सामने कार्बन की क्वांटिटी कितनी होती है? 0.03% होती है, ठीक है। तो ये काफी कम क्वांटिटी है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होती है? 21% होती है। और इससे भी ज्यादा अगर देखो तो यानी कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है, कितनी होती है? यानी कि आप लोगों को पता होगा 78% होती है। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। अब दिक्कत क्या आ गई उन लोगों के साइंटिस्ट के सामने कि उन लोगों ने तो ये तो कह दिया कि आप जो है यानी कि ऑक्सीजन का मास को ऑक्सीजन यूज कर सकते हो एज किसी चीज को वेट करने के लिए। हम लोग जैसे कोई भी चीज मास को मेजर करते हैं तो किसी के रेफरेंस में करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर चीनी चावल खरीदने गए होंगे तो वहां पे देखना कि एक लोहे का जो है वटखरा रखा रहता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं यानी कि मास को मेजर कर लेते हैं। उसी तरह से छोटे एटम के मास करने के लिए हम वटखरे का तो यूज कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि छोटे एलिमेंट को ही रेफरेंस बनाना शुरू किया। अब ये हद तक तो काफी हद तक ये सही था, लेकिन ये जो है यानी कि छोटे एलिमेंट को जो है कैपेबल नहीं था कि जो है उसकी मास को मेजर कर सके। तो उसके सामने क्या आ गया, यानी कि एक समस्या आ गई। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते कि कार्बन को जो हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअल में देखो तो कार्बन भी सटीक तरीके से नहीं मेजर कर पा रहा था छोटे एलिमेंट का। तो उन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं कि इसका जो है ना 1/12 कर देते हैं। अब उनके मन में 1/12 क्यों आया? क्योंकि उस समय जो है डजन चल रहे थे, यानी कि एक दर्जन चल रहे थे। अब एक दर्जन में यानी कि कितने होते थे? 12 होते थे। उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते इसके 12 टुकड़े करें। अगर उस समय अगर इसके 116 टुकड़े करते तो भी एक एएमयू का मास आता। लेकिन उस समय लोगों को जो है डजन में चलता था, तो उन्होंने डजन में ही यूज किया। अब इसकी खासियत क्या हो गई, यानी कि छोटे एक जो डजन का वेट होता है, सॉरी 1 एएमयू का जो वेट हो रहा था वो यानी कि एक हाइड्रोजन के बराबर आ जा रहा था। अब यानी कि इतना ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा कि जो इसे छोटे को भी मेजर कर पा रहे थे और बड़े को भी मेजर कर पा रहे थे, जिस कारण से हम लोगों ने यानी कि किसका यूज किया? यार कार्बन 12 का। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम कार्बन 12 का ही क्यों यूज करते हैं? कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12 होता है और एक क्या होता है? कार्बन 14 होता है। 14 सर। अब दिक्कत क्या आ गई कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब जब कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं तो यानी कि दोनों को यूज करना चाहिए था, लेकिन कहा गया कि इसकी क्वांटिटी ना बहुत कम पाई जाती है। आप लोगों को पता है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? कोई मुझे बता सकता है कार्बन 14 का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसका? कार्बन 14 का। सर क्या एक बार रिपीट करना फिर से? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कार्बन 14 का यूज कहाँ पे करते हैं? कोई मुझे बता सकता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। हम्म,
न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं करते हैं। और बताइए। अगर और किसी को कुछ बताइए, आप लोग सोचिए, मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। हाँ? कहाँ पे यूज करते हैं बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट। हाँ, मैं फिर से बता देता कार्बन का हूँ। कार्बन 14 का यूज जो हम लोग कहाँ पे करते हैं? सर कार्बन 14 हाँ, सर रेडियो एक्टिविटी। कार्बन डेटिंग के रूप में यूज करते हैं। अब कार्बन डेटिंग जानते हो क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कार्बन डेटिंग क्या होता है? नहीं सर। हाँ, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जैसे देखते हो आप लोग ने कई बार सुना होगा कि डायनासोर की जो है 3000 साल पुरानी है। ये कैसे बताते हैं? इसी कार्बन बताते कैसे हैं, ये चीज जान लीजिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि सपोज करो कि मेरे शरीर में जो है, मैं मान लेता हूं कि 2 ग्राम जो है कार्बन 14 है। ठीक है, सपोज करो मेरे शरीर में मेरे मरने के बाद जो है यानी कि कितने ग्राम होंगे, यानी कि जो है 2 ग्राम जो है यानी कि कार्बन मिलेंगे, कार्बन 14 मिलेंगे। एक कार्बन की जो ना लाइफ होती है वो करीब करीब। सर आपने कार्बन डेटिंग लिखा है। सॉरी बेटा, फिर से बोलिएगा। सर ये आपने कार्बन डेटिंग लिखा है कि 14 लिखा है? डेटिंग है बेटा, कहाँ 14 नजर आ रहा है? DATING, वो DF लग रहा है क्या आपको? ठीक है, आपने C14 लिखा है साइड तब। ये कार्बन 14 को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। यस सर। अगर जब कुछ और कहना चाह रहे तो प्लीज बोलिए यीशु। अगर नो सर। हाँ चलिए। तो यानी कि क्या होता है कि जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि हमारी हड्डियां में जो है C14 पाई जाती है। सपोज करो कि मैंने एक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज करो कि जो कार्बन 40 को पूरा का पूरा जो है यानी कि डिकम्पोज होने में, मैं एक सिंपल डाटा ले लेता हूँ यानी कि 100 साल लगते हैं। अब वैसे 6000 साल से भी ऊपर लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग के लिए जो है अलग अलग लाइफ होती है। ठीक है, 5870 अच्छा, साल। वही मैंने अप्रॉक्स में बताया कि 6000 जो है करीब करीब होती है। ठीक है, 5870 कह लो या फिर जो है 6000 के आसपास कह लो। अब यानी कि हमने क्या कहा कि कार्बन 14 को, लेकिन हमने जो है मान लिया कि जो है इतना जो है यानी कि हमने मान लिया कि मैंने इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसानी से मिल जाए। मैंने कहा कि इसका 20% जो है यानी कि कार्बन 40 डिकम्पोज हो गया, यानी कि 20% डिकम्पोज हो गया, यानी कि 100 में से यानी कि कितना परसेंट डिकम्पोज होगा? 20%। यानी कि यस जो है सर। यानी कि कितना कंप्लीट हुआ? यानी कि 20 ईयर। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, यानी कि इससे बता सकते हो कि किसी का जो है कितना ज्यादा उम्र है और ये नहीं है। यानी कि इसी का यूज करके हम लोग बताते हैं कि डायनासोर कितने साल पहले थे, हमारे परदादा सब जो जिनकी हड्डियां मिलती है वो कितने साल पुराने। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आपको याद रखना 1 इट इज इक्वल टू, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है? यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है, याद रखना। यानी कि 1 AMU का जो वेट होता है यानी कि कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, आपको जब भी किसी का निकालना रहता है तो यानी कि क्या करना? 1.66 इंटू 10 जो है आप 24 से जो है क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि मेरे को हाइड्रोजन का निकालना है, उसके अंदर कितना मास है? यानी कि 16 है। अगर जो ऑक्सीजन कितना है? टोटल 16 है। अब आप क्या करोगे? इसको यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/16 से, या जितने भी हो रहे हैं। यानी कि अगर जो मैं कर दूं तो यानी कि इसको 12 से ऊपर ले जाओगे तो यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर दोगे, क्योंकि टोटल 16 एटम होंगे इसके अंदर। और एक एटम का जो मास होता है, मैं अगर ऐसे बताऊं, आप लोग ये याद रखना कि 1/12 ऑफ, यानी कि ये जो किसका मास है? 1/12 ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसका जो मास है यानी कि इतना है। अगर जो 1 एटम की मैं बात करूं ना, 1 एटम की, ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन मेरे ख्याल से जो है जेई में तो नहीं पूछा गया था, छोटे वाले इंजीनियरिंग में पूछा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसकी जो वैल्यू होती है ना 1.99 इंटू 10⁻⁻23 होती है। इसको तो याद ही रख लेना, क्योंकि ये आगे मैं भी यूज करूंगा फिर से। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से। अब यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा, जैसे एटॉमिक वेट निकालना है तो 1 एटम ऑफ एलिमेंट का लिखोगे, यानी कि ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का यानी कि एक एटम का मास लिखोगे जो भी आएगा, और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा। यानी कि बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो
कि आपने 1 एटम का मास कितना रखोगे 1.99 इंटू 10⁻23 और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि जो है करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी का भी जो है मास को निकाल सकते हो। ये बेसिक जो है एटॉमिक मास यूनिट की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यानी कि एवरेज एटॉमिक मास की। अगर किसी को उस पॉइंट से नहीं समझ में आए तो आप एक बार पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। सर वन मास ऑफ वन एटम कितना बताया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। सर एक बार ठीक। पिछला पेज निकालना वो। ओके 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 बेटा। अब हमने क्या करा कि देखो आपको ना एटॉमिक मास निकालना है। बेसिकली बस आपको इतना याद रखना बेटा कि आपके सामने जो है कार्बन 1/12 का क्यों यूज किया गया और उनके सामने 1/12 ही क्यों किया गया। सर ये 1 एटम सर किसका है सर? सॉरी, ये किसी भी एक एटम का मास होता है। ठीक है, यस सर। आप जैसे किसी भी एक एटम का जो मास होता है वो क्या हो जाता है 1.99 इंटू 10⁻⁻20। बिल्कुल एक छोटे से पार्ट का हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एटम होता है क्या, नहीं, उसमें बहुत सारे एटम से जो है मिलके बने होते हैं। तो उसमें से एक एटम का जो मास होता है वो कितना हो जाता है 1.99 इंटू 10⁻23 और 1/12 ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻24 हो जाता है। ठीक है सर हाँ। जब हम फ्री स्टेट में हाइड्रोजन को लेते हैं तो H2 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उसी एच अकेला जो है ना वो स्टेबल नहीं होता है। कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो कि मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन अकेला बेचारा रह नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। पहला तो रीजन ये है। और दूसरा, हर कोई चाहता है कि उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो जब मिनिमाइज करना चाहेगा तो जिस कारण से वो क्या होता है यानी कि जो है दूसरे के साथ रिएक्ट करके अपनी एनर्जी को कम करता है और जैसे ही एनर्जी को कम करता है तो वो क्या हो जाता है यानी कि स्टेबल हो जाता है। ये रीजन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ को हटा के, यानी कि मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं, यानी कि मैंने हटा दिया, अब मैंने कहा कि नहीं अब आपको जो है जीके पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और जो है यानी कि क्या पढ़ना पड़ेगा, मान लो सपोज करो कि मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग यानी कि इधर की ओर नहीं दौड़ोगे, यानी कि सी और पी की ओर नहीं दौड़ोगे, तो किधर की ओर दौड़ोगे, जी के और ई के तरफ दौड़ जाओगे, यानी कि जीके और इंग्लिश की। उसी तरह से ये लोग भी क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, आप लोग बेसिकली पढ़ क्यों रहे हो, यानी कि आपकी एनर्जी जो है यानी कि कम हो जाए। कुछ बोलते सर मैं पावर के लिए पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो बाद में जन के एकदम बड़ा इंजीनियर बनूंगा, जो एकदम बड़े बड़े ब्रिज बनाऊंगा, नौसेना बनाऊंगा, नौसेना कहता हूँ, या मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। कुछ लोग और भी कुछ तरीके से सोच रहे होंगे। एक्चुअली आप अपनी पावर को नहीं बढ़ा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। आप जितने ज्यादा अच्छी जगह जाओगे तो यानी कि आपकी स्टेबिलिटी होगी। आपको कहेगा कि देखो ये आईआईटी मुंबई से है, आप सीना करके चढ़ोगे। वो टी शर्ट आता है ना कि आईआईटी, अगर जैसे कि कई बार क्या करते हैं आईआईटी का टी शर्ट का जो है, कई बार आप अगर जब टेस्ट में जाते हो किसी भी आईआईटी बॉम्बे या वहां पे, तो वहां पे ना आईआईटी का जो है ना टी शर्ट वो बेचते हैं, आईआईटी बॉम्बे का लोगो लगा के। जो चीज 12 में 300 रुपए में मिलती है वहां पे वो 600 रुपए में बेचते हैं। हम लोग भी अपने कॉलेज में बेचते थे। लोग जो है उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं कि हाँ मुझे जो है ये एक टैग के रूप में जो है मिला हुआ रहेगा। तो उस तरह से यानी कि क्या हो जाता है कि वो लोग जो है यानी कि टैग के पीछे भागते हैं। लोगों को दिखाएंगे देखो कि एकदम जब अपने कॉलेज जाएंगे तो आईआईटी बीएचयू अपने गांव जाएंगे, या आईआईटी इस तरह से बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली का जो है अपना जो है लोगो दिखाएंगे। इससे उनकी जो है इज्जत बढ़ती है, यानी कि लोगों के सामने उनको लगता है कि हाँ ये काफी अच्छा बंदा है। यानी कि आपकी एनर्जी जो है यानी कि स्टेबल है, यानी कि जितने ज्यादा आप अभी मेहनत करोगे तो आने वाले समय में आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी और आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप फैमिली खुश रहे तो आपके आसपास भी में भी हो सकता है कि खुश रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि आप कहोगे कि सर अब मैं तो बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, अपना वो प्राइवेट जेट लूंगा, तो इससे लोग कई लोग जो है वो जलेंगे भी, ईर्ष्या भी करेंगे। तो मैं आसपास की नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपकी फैमिली जरूर खुश हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं यानी कि अपनी जो है इंट्रोपी को डिक्रीज करना है, केमिस्ट्री की भाषा में कह रहे हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, यानी कि अपनी इंट्रोपी को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आज आपको समझाऊंगा क्यों जो है किसी का मास जो है ना 1.02 देखना, सॉरी ऑक्सीजन का 16.02 लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है ये आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एलिमेंट, अगर जो किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आगे बढ़ गया हूं तो आप पूछ नहीं सकते हैं। अगर जो किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछना। ठीक है,
Elements are found in different isotopic forms, so the atomic mass of an element is the average of all the isotopic mass within a given sample. मैं अगर जिसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास हाइड्रोजन के 3 है आइसोटोप्स, यानी कि H1, H12, H13। अब यानी कि तीनों पाए जाते हैं। अगर जो तीनों पाए जाते हैं तो यानी कि क्या होगा कि अब आप एक के अनुसार से तो मास नहीं लिख सकते, यानी कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों नेचर में पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एवरेज निकाल के जो है यानी कि क्या कर देते हैं, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास को निकाल देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन 1 प्रोटेरियम का भी निकाल दो, ड्यूटेरियम का भी निकाल दो, ट्रिटेरियम का भी निकाल दो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है किसी का मास एवरेज निकालेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर जी हाँ, ये किसी को कोई ट्रेटियम है ये, सर पर ये जो ट्रेटियम रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव हाँ, आइसोटोप। ट्रिटेरियम यस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये तीनों को जो है यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकालना है। जैसे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि सिंपल समझो कि अगर जब कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिनके भी आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, इस टाइप के फॉर्म को हम लोग आइसोटोपिक फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब यानी कि जब एलिमेंट सेम है तो यानी कि उनके मास के कारण उनकी प्रॉपर्टी कुछ में भी डिफर हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि होता है। अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूं आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, आपके सामने है एवरेज एटॉमिक मास। मैं दो फॉर्मूले दूंगा, आपके बुक में एक लिखा रहता है, एक मैंने अपने तरफ से दिया है। वो एक्चुअली आपको सर जिनके आइसोटोप तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास होंगे। फिर से बोलिएगा एक बार, मैं सुन नहीं पाया। सर जिसके सर हाँ बोलिए। मेरा माइक सर हाँ, आपकी जिसके आवाज है। सर आइसोटोप्स होंगे उसके एवरेज एटॉमिक मास होगा सर। बिल्कुल होता है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी कारण से देखो, कभी भी कोई भी एलिमेंट का मास सीधा सीधा नहीं दिया है। हाइड्रोजन का 1 नहीं दिया, ऑक्सीजन का 16 नहीं दिया है। आप अगर जो देखो पीरियोडिक टेबल में उसका कितना दिया, 16.02 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1.0। कभी भी किसी का जनरली देखना बहुत कम ही एलिमेंट होंगे जिनके पूरे पूरे होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं पहले फॉर्मूला लेता हूं, फिर आपको एक दो क्वेश्चन से माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मेरे पास मान लो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मैं इसको बता देता हूं। पहले आपके सामने मान लो, सपोज करो कि जो भी एलिमेंट दिया रहे, मैं यहाँ पे मान लेता हूं ए एंड बी मान लेता हूं। ठीक है, यानी कि मैंने क्या मान लिया, ए एंड बी मान लिया। अब अगर जो ए एंड बी मान लिया तो यानी कि जो है इसकी परसेंटेज मान लो कि एक्स दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज वाई दिया हुआ है। जरूरी नहीं मैं दो आइटम ले रहा हूं तो दो ही होगा, अब तीन आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यानी कि क्या होगा, मास ऑफ ए, मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ ए इनटू परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि कितना परसेंटेज पाया जा रहा है, एक्स पाया जा रहा है तो एक्स परसेंटेज ऑफ ए। उसी तरह से सिमिलरली आप बी के लिए भी लिख सकते हो, मास ऑफ बी। मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि कि पूरा अट नहीं रहा है। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब बेसिकली समझ जाओ, मास ऑफ ए को शॉर्ट में लिख दूं एंड परसेंटेज ऑफ ए शॉर्ट में ऐसे लिख दूं। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? नो नो सर। सर। तो अगर से उसी तरह से मास ऑफ बी लिख दिया और परसेंटेज ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू जितनी होगी परसेंटेज में, अगर 100 लेते हैं तो यानी कि इसका जगह पे क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। अगर 100 नहीं दिया रहता है तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली आपको जो है परसेंटेज के अनुसार से ही क्या रहेगा, दिया रहेगा। अब आपके सामने एक और तरीके का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं आपको एवरेज निकालने के लिए। कौन सा, कि सपोज करो कि आपके सामने क्या हो, मोल दिया रहे हैं। इन टर्म्स आपके सामने क्या दिया रहे, मोल्स दिया रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ ए इंटू मोल, या रेशियो दिया रहे, कई बार रेशियो भी दिया रह सकता है। उसी तरह से तो मोल ऑफ ए लिख सकते हो, प्लस अगर आपके सामने मान लो क्या दिया रहे, मास ऑफ बी इंटू मोल, यानी कि टोटल मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन ए, यानी कि मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यानी कि ये जो है एवरेज है। अगर जब मुझसे परसेंटेज पूछा जाएगा
यानी कि आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग असु। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है यानी कि निकाल सकते हो। ये वाला आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जेई सबका, तो वहां पे आपको मदद मिलेगा। लेकिन आपको जब अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो वहां पे ये फॉर्मूले का जिक्र किया गया है। लेकिन कई सारे क्वेश्चन में जो ना आपको इसका भी यूज होता है। यहाँ पे चाहे परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे अगर सपोज करो कि 1:8 दिया रहता है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ 1 + 8 लिख देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। सर रिपीट कर दो सर फॉर्मूले को। मैंने क्या कहा कि अगर जो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, सपोज करो कि आप लोगों को मैथ में आपने पढ़ा होगा कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज करो कि मैंने कहा कि आपकी क्लास में जो 20 बच्चे हैं जिन्होंने 80 नंबर लाए 100 में से केमिस्ट्री में से, 10 बच्चे ऐसे हैं जिसने 90 नंबर लाए, तो टोटल कितना नंबर लाए 30 बच्चे ने। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितने से डिवाइड कर देंगे, 30 से। ऐसे तो मैथ में आपने एवरेज निकाला होगा। यानी कि बेसिकली वही हम भी यहाँ भी कर रहे हैं कि मास ऑफ ए इतना जितना परसेंट वाला है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि हम परसेंटेज के टर्म में निकाल रहे हैं। उसी तरह से मास ऑफ बी इंटू परसेंटेज ऑफ बी, और टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। अगर से सपोज करो तीसरा भी आता तो m + mc इंटू पीसी कर देते। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते, यानी कि जो है इसको आगे बढ़ा देते। उसी तरह से अब हम लोग यानी कि क्या करेंगे कि आपको जो है परसेंटेज ना दिया रहे, मोल दिया रहे या फ्रैक्शन दिया रहे, तो कैसे करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ ए या मोल ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी और मोल ऑफ बी, इस दोनों को मोल को ऐड करके इंटू, अगर जब परसेंटेज में कहा तो परसेंटेज में निकाल लेना। अगर आपसे वो किस में कहा कि अगर सपोज करो परसेंटेज में कहा तो आप 100 से करो, अगर जब फ्रैक्शन में कहा तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में जो है यानी कि निकाल सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, वो जैसा कहेगा वो उसके अनुसार से आपको आंसर निकालना। जैसे अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कई बार चलिए, जैसे कि मान लो मैं पूरा फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ाना है। सपोज करो मैं क्लोरीन का लेता हूँ। क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35, ठीक है, दूसरा होता है क्लोरीन का 37। मैं कहूं कि इसका परसेंटेज कितना है, 75% है। इसका जो है यानी कि कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या है, आप लोगों को दिख रहा है ना, मैंने जो लिखा है ऐसा तो नहीं कट तो नहीं रहा ना। हाँ नहीं सर दिख रहा है। ओके ओके बेटा, थैंक यू। यानी कि क्या हो गया, यानी कि आपको निकालना है यानी कि एवरेज मास ऑफ क्लोरीन निकालना है। यानी कि क्या निकालना है, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन निकालना है। ठीक है, अब यानी कि एवरेज मास ऑफ क्लोरीन हमने निकाल दिया। अब यानी कि एवरेज मास ऑफ क्लोरीन हम निकालेंगे तो यानी कि मास कितना 35 है, 75 इस वाले के लिए। और इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है प्लस। अब आपके सामने यानी कि जो है क्लोरीन का इस वाले का मास कितना दिया हुआ है 37, आपने जो फॉर्मूला लिखा है इनटू यानी कि कितना परसेंट दिया हुआ है, यानी कि 25% दिया हुआ है। अब टोटल किससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाता है 35.50 या 3500 इसका, और इसको आपने सॉल्व किया तो यानी कि कितना आ गया 35.5 आ गया। यानी कि इसी कारण से जो है यानी कि जो क्लोरीन का मास जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है 35.5 लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर कई बार नाम सुना होगा कि जो क्लोरीन का मास होता है वो कितना हो जाता है 35.5 हो जाता है। मेरी बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन कराएं, यस सर। रेडी हो। यस सर। मैं इस बार अपने तरीके से बना रहा हूँ, अब एग्जैक्ट डाटा नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास मान लो सपोज करो कि ए और बी है, ठीक है, मैं सिंपल ले रहा हूँ ताकि कि आप लोग जो है आसानी से बना सको। इसका मास मैंने 20 लिया, ये मास है, और इसका मैंने 40 ले लिया। इसका मैंने जो है रेशियो दे दिया। सपोज करो कि ये क्या है, रेशियो है, वो कितना दिया है 1:4 दिया है। फाइंड द एवरेज मास, फाइंड द एवरेज मास। आपको क्या करना होगा, यानी कि एवरेज मास को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बता सकता है कितना आएगा? अगर जो कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज बताइए, यानी कि कितना इसका एवरेज मास आएगा। नहीं तो मैं तो निकालूंगा ही। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठे हैं। बस हाँ, कितना आया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, आप क्या मैसेज कर सकते हैं? हाँ ओके, चलिए, कि नहीं और का आया तो 1.8 सर। 1.8। यस सर। चलिए ठीक है, देखते हैं।
कितना आ रहा है? बस अब यानी कि जो है यानी कि निकालते हैं, यानी कि इसका मास कितना है, यानी कि 20 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 4, यानी कि डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5, यानी कि कितना हो गया? यस सर 20 प्लस 160 यानी कि कितना हो गया? 180। इसको करोगे तो यानी कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो यानी कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि कितना आ जाएगा? अब इसको आप सॉल्व करोगे 5 से 36 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि इन दोनों का जो एवरेज मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। एक और मैं कराता हूँ। सर हमने 5 क्यों लिया? हमने कहा ना बेटा कि आपको जो है नीचे रेशियो लेना रहता है, तो यानी कि हमने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि आपके सामने या तो मोल रहेगा तो या दोनों को मोल को लिख सकते हो, या रेशियो दिया रहेगा तो यानी कि रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यस एक्चुअली सर परसेंटेज ही तो है, एक तरह से देखो तो परसेंटेज को ही तुम रेशियो के फॉर्म में लिखे होंगे, तो यानी कि जब परसेंटेज को ही तो लिखे होंगे तो यानी कि इसी प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया क्या? दूसरा फॉर्मूला लगा यस सर अच्छा, आपने पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। यहाँ पे अब Yes, परसेंटेज sir. नहीं है, वो परसेंटेज दिया रहेगा तब वो परसेंटेज वाला लगाना है। मेरी बात समझ में आई? वो परसेंटेज दिया Yes, रहेगा sir. तो परसेंटेज वाला लगाना, यस सर और अगर ऐसे दिया रहेगा तो यानी कि क्या लगा देना, इस प्रकार से लगा देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी है। ठीक है, मैं मास दे देता हूं। मास मेरे पास कितना है, मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूं, 20 40 और 60 ले रहा हूं। ठीक है, अब अगर जब मैंने क्या करा कि मोल दे दिया, ये तीनों आइसोटोप्स है, ऐसा समझ लेना कि आइसोटोप्स है, या मेरे को क्लास की एवरेज निकालना है जो मास है बच्चों का। एक बच्चे का मास 20 केजी है, दूसरे बच्चे का 40 केजी है, तीसरे बच्चे का 60 केजी है। तो मेरे को बताना है कि कितना जो है। हाँ, अभी लेकिन ऐसे तो 3 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन अगर जब मैं कहूं कि नहीं इसका मोल कितना दिया हुआ है 2, इसका मोल दिया हुआ है 4 और इसका मोल दिया हुआ है 5, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मास ऑफ ए बी एंड सी, आपको इसका निकालना। फटाफट से निकालिए आप लोग, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग फटाफट से निकाल लीजिए। आप लोग बेटा क्वेश्चन को जरूर बनाना, आप लोग लेफ्ट मत होइए। मैं आपकी भलाई के लिए क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं जब पहले पढ़ा था तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराता, क्योंकि हाँ कितना आ गया? सर 65.4 वेरी गुड। और किन्हीं का? सर 45.5 अप्रोक्स 45.5 ओके, और किन्हीं का? 40. 45.4 सर ओके, सर 45.45 चलिए अब मैं निकाल देता हूँ। सर ठीक है, 45.5 सबका आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 20। हाँ, वेरी गुड। 45.45 हाँ, यानी 30 आ रहा है सर। चलिए एक सर बार देख 50 आ लीजिए, रहा था 50। कोई बात नहीं, अगर से जिनका जो भी आ रहा है एक बार आप मिला सकते हैं। 2 4 प्लस 5, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ 6 लिख देता तो ज्यादा आसान हो जाता, कोई बात नहीं, हमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। 40 और 160 यानी कि 200, 200 और 300 400, 50 आ गया सर। और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? पर 500 होगा अच्छा सॉरी 1 मिनट, 300 160, हाँ सॉरी 500 होगा। ठीक है, अब यानी कि कितनी बार में लगेगा? 44, और यानी कि 60, 60 11 25 55, यानी कि 45% के आसपास जो है यानी कि आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से सर। आप क्या हाँ बोलिए। ठीक है, यस सर यानी कि हाँ ओके, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जो एवरेज मास निकालने कहा जाए, अच्छा चलो मैं आप लोग मैथ के क्वेश्चन, मैथ के स्टूडेंट हो, मैं एक आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। सपोज करो कि मेरे पास पहले 4 बच्चे थे, 4, उनका मास का जो है 5 6 7 8 है। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। अब छठा जो है बच्चा जो आया, और वो जो है 0 रुपीज लेके आया। पहला बच्चा था वो कितना रुपीज लेके आया? 4 रुपीज। दूसरा बच्चा जो लेके आया था 5 रुपीज।
तीसरा बच्चा था 6 रुपीज लेके आया था, चौथा बच्चा 7 रुपीज, और सातवां बच्चा जो पांचवा बच्चा था वो 8 रुपीज लेके आया। इनका मान लो कि मैंने कहा कि सपोज करो कि मैंने मान लिया कि एक्स जो है इनका एवरेज था, ठीक है, यानी कि क्या आया कि इसका एवरेज जो है मेरे को दिया हुआ था। अगर जब छठा बच्चा आ जा रहा है तो बताओ क्या एवरेज में कोई चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा? नो सर। कोई No, चेंजिंग sir. नहीं आएगा। नो सर। ओके, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आएगा। Yes, सर आएगा sir. आएगा थोड़ा आएगा सर, आएगा थोड़ा सा आएगा। आएगा, नो सर। बिल्कुल आएगा आएगा इसमें सर। चेंज। कौन में सर सर, आएगा आएगा। हाँ, क्योंकि इस अब देखो पहले सपोज करो कि 4 5 6 7 8 को हम अगर डिवाइड करते तो किससे डिवाइड करते? 5 से। 5 लेकिन अब जो डिवाइड करोगे तो वो किससे डिवाइड करोगे? हाँ, 6 जोड़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है डिवाइड करोगे तो यानी कितने से? यानी कि 6 से, यानी कि इस कारण से क्या आएगा? उसमें चेंज आएगा। मैथ के थे इसलिए जो हम लोगों ने इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ दिया। खैर, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, आराम से बना लेते हो, यानी कि 0 आ जाने के कारण यानी कि एवरेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यानी कि एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यही एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, लेकिन याद रखना कि एवोगाड्रो ने ये एवोगाड्रो वैल्यू नहीं निकाली थी। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो कहा था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने जो है एवोगाड्रो की वैल्यू निकाली थी। बेचारे देख रहे हो कितने सूखे हुए लग रहे हैं। वैल्यू किसने निकाली थी? फ्राडे और मिल्कमैन के दोनों के कॉन्सेप्ट से निकली थी, दोनों ने जो है मिलकर निकाली थी, अगर जैसा कहो तो। ठीक है, एवोगाड्रो ने जो है यानी कि इन्होंने क्या कहा था, देखो अगर एवोगाड्रो ने क्या कहा था, इन्होंने सिर्फ सिंपल से कहा कि जो 1 मोल होगा तो वो जो है यानी कि किसके बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ एटम के बराबर हो जाएगा। सिंपल मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूँ फिर इसकी कहानी बताता हूँ। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम। याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस में कि 1 ग्राम एटम का मतलब याद रखना कितना हो जाता है? 1 मोल हो जाता है। अब एक्चुअली वो ना पूछा जाता है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा कम मास है, तो बच्चे फटाफट से देखते हैं कि ये 1 ग्राम है, ओहो ये तो सबसे कम है, और जबकि 1 मोल हो जाता है और ये जो है सबसे ज्यादा हो जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखना, अपनी कॉपी में टॉप हेड पे लिख लेना 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 मोल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 1 ग्राम एटम में, या सिंपल में कहूं कि 1 मोल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि एवोगाड्रो की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ये एक्चुअल में पुराना डाटा है। अभी जो आप यूज करते हो कितना यूज करते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अब कहोगे सर इतना सा तो अंतर है, इतना सा अंतर है, अगर जो इतना सा अंतर में जो है आपको करोड़ों लाख अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब 10⁻23 है, सोच सकते हो कितना ज्यादा नुकसान हो गया होगा। खैर, यहाँ पे कैलकुलेशन है, यानी कि जिस कारण से जो है पहले उतनी सटीक कैलकुलेशन नहीं हो पाई थी, जिस कारण से, लेकिन पहले याद रखना भी आसान था क्योंकि 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इधर भी 23 ऊपर भी 23, लेकिन अब जो है यानी कि एक कम कर देना, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इन्होंने कहा क्या क्या चीजें, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये सारी चीजें वहां पे नहीं बताई जाएंगी स्कूल में। वहां पे जो है इन्होंने क्या कहा कि 1 मोल हाइड्रोजन में जो है जितना एटम होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा? 1 मोल जो है यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स में होगा, उतना ही 1 मोल जो है हीलियम में होगा, उतना ही जो 1 मोल ऑक्सीजन में होगा। इन्होंने बेसिकली कहा कि 1 मोल अगर जब आप एटम ले रहे हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सभी में सेम होंगे। यानी कि अगर जब मैं इसको समझाने का प्रयास करूं कि मेरे से, उन्होंने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में जितना मोल जो एटम होगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा कि उतना ही मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ O2 गैस में यानी कि एटम्स होंगे। इन्होंने बेसिकली यही कहा कि यानी कि इन्होंने क्या कहा एवोगाड्रो साहब ने कि अगर 1 मोल में, ठीक है, अगर जितना 1 मोल में एक एटम होगा, या हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो इच्छा आपकी इच्छा ले सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, आपकी जो भी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जो भी लेना है। तो यानी कि इन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात क्या कही कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू नंबर ऑफ, मैं इसको लिख भी देता हूं क्योंकि आपके नोट्स में लिखा रहेगा, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको लिख भी देता हूं। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ H2 gas is equal to number of atoms in
1 मोल ऑफ यानी कि O2 गैस। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जो है लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ O2 गैस हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो कभी भी अगर जो आएगा। ये बात याद रखना कि जब भी आपके सामने अगर जो क्वेश्चन आता है, इस बात को तो याद ही रख लेना कि 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मैं जेईई मेंस का देख रहा था। हाँ बोलिए, रिपीट कीजिए एक बार। इक्वल टू 1 मोल होता है, ठीक है, बस इन्होंने ये कहा। अब देखो समस्या, हाँ फिर से बोलिए। सर जेई में सर Yes, क्या sir. क्वेश्चन आता है सर? वो एक्चुअली वो डायरेक्ट इससे नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि किसका मास सबसे कम है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कल मैं जो है आपको उस क्वेश्चन को, मेरे पास वो बुक में पड़ी हुई है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, सपोज करो मैं यहीं पे क्वेश्चन देता हूँ, मैंने मोल पढ़ाया नहीं लेकिन मैं कहता हूँ कि बताना कि मेरे पास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, बताना कि किसके अंदर जो है मास जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद ए ऑप्शन है, मैं दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ, मेरे पास जो है सोडियम का 23 ग्राम ऑफ सोडियम दे देता हूं, और मैं चौथा दे देता हूं, सी दे देता हूं आप लोगों के लिए 1 ग्राम एटम ऑफ पोटासियम, पोटासियम दे देता हूं। ठीक है, और डी दे देता हूं 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कम होगा, अगर जो मिनिमम पूछता तो क्या लोग सोचेंगे, ये बहुत कम होगा, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। हाँ, तो यानी कि अगर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना कि 1 ग्राम एटम का मतलब कितना हो जाता है, यानी कि 1 मोल हो जाता है। हाँ, ये याद रखना। कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर जब आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे होगे जेईई मेंस का, वहां पे इसका यूज करता है। वो डायरेक्टली यूज नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली इसका जो है क्या करता है, यानी कि इसका यूज करता है। यानी कि बेसिकली आपके सामने जो है इस टाइप से जो है क्वेश्चन दिए रहेंगे कि किसका मास ज्यादा है या किसका कम है। जनरली कम दिया रहता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि 1 ग्राम एटम जो है देख के तो बता देंगे आपको, लेकिन जो है जनरली ज्यादा पूछा जाएगा तो आपको इसी का जो है आंसर मारना। जरूरी नहीं है कि 1 ग्राम, उससे हो सकता था कि कोई और भी ज्यादा हो। यहाँ पे पोटासियम मैंने जानबूझ के लिया 39 है, तो यानी कि इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े। भी ले सकते हैं 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। क्या ले सकते सर हैं, सबसे कम कौन है सर? फिर से बोलिए। सर सबसे कम कौन है इनमें से? अच्छा देखो, सबसे कम तो हाइड्रोजन हो गया, सर अगर 1 ग्राम ऑफ सॉरी हाइड्रोजन का 16 हो जाएगा ना, तो सर पता कार्बन कैसे लगाना सर? ये आगे बताएंगे ना, अभी मोल बताएंगे तो वहां पे सारी चीजें सर बताएंगे। अगर हाँ बोलिए। सर अगर 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ, आगे बोलिए। सर अगर 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम एल्युमिनियम होता, एल्युमिनियम कह रहे हो, 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ, सॉरी 1 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम, ये कह रहे हो कि अगर जो ये होता तो सबसे ज्यादा मास किसका होता। अब अगर जो यहाँ पे एक ई ऑप्शन और जोड़ देता हूं, यानी कि ई ऑप्शन हो गया। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा अभी भी किसका है, यानी कि इसी का है, यानी कि पोटासियम का कितना होता है 39, एक मोल में कितना होता है 39। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन Yes, अभी sir. ये आप, हाँ तो चीजें जैसे आप मोल पे आएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी मुझे बताने दो कि कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 आया। ठीक है, यानी कि एवोगाड्रो की वैल्यू जो है यानी कि कैसे आती है, ये चीज के बारे में मुझे बताने दो। आगे जब आएंगे तो मैं इसका क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, आप चिंता नहीं करो, वहां पे जो है इसके क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है हाँ कि 1, यानी कि आप याद रखना 1 एवोगाड्रो की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, आप लोगों को पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या आ सकता है, एटम भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि जो है ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रूफ करते हैं, यानी कि आया कैसे। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक चीज बताया था कि 1 एटम का मास
वन एटम का जो मास है वो कितना होता है कि 1 सर 1 मोल 1 एटम का मास बता 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है। हाँ, अगर जो ग्राम में लेना है तो ग्राम में ले लो, अभी मैं रीजन बताऊंगा, या एएमयू में लेना है तो एएमयू में ले लो। इसका आगे की कहानी भी बताऊंगा क्यों एएमयू में लिया जाता है, क्यों जो है इसमें लिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि 1 एटम का मास जो होता है यानी कि 1 एएमयू हो जाता है। अब सोचो कि आपने किसके अनुसार से निकाला था, कार्बन 12 के अनुसार से निकाला था कि नहीं निकाला था। यानी कि अगर जो कार्बन 12 निकाला था, एक एटम का मास इतना है, तो यानी कि इसके अंदर 12 एटम होंगे। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से हम लोग क्या करेंगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर -20 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। एक एटम का मास इतना है, तो यानी कि 12 ग्राम में कितने होंगे, तो यानी कि उसे हम डिवाइड कर देंगे। हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको जब डिवाइड किया जाता है तो यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ठीक है सर, मैंने समझा, आपने पहले जो लिखा था यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कैसे है। एक्चुअली ये जो है ना थोड़ा सा एरर था, 1.9 हम तो बहुत ही, हमने तो डाटा ही याद कर लिया है, इसीलिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख दिया। लेकिन आप एग्जैक्ट जाओगे तो 6.022 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आता है कुछ कम आता है। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 7-8 डिजिट लग लेके जो है इनकी वैल्यू निकाली थी, जिस कारण से आपके सामने जो है ये रिजल्ट आता है। इसको जो है एवोगाड्रो को जो है आप Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Na का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। यस सर, ठीक है, नंबर। हाँ, एवोगाड्रो नंबर जो भी कहते हो, हम लोग एवोगाड्रो कहते हैं, आप लोग एवोगाड्रो जो भी कहो। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है यानी कि निकाल सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। रिपीट कर देना। यस सर हाँ चलिए हाँ, हमने क्या कहा कि ये बात तो ठीक है कि हमने मान लिया कि सर एवोगाड्रो की वैल्यू जो है कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यही वैल्यू याद रखना, आपको यही वैल्यू दिया जाता है। पुराने एग्जाम में देखोगे तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर जो है कितना दिया जाता था 23। लेकिन आजकल जो है थोड़ा एक्यूरेसी आ गई है, जिस कारण से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा कर दिया गया, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो है चीजें अच्छी होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जितनी एग्जैक्ट वैल्यू होगी उतना ही हमारे लिए क्या हो जाता था, बढ़िया हो जाता था। चलिए अब यानी यहां से हमें पता लग गया कि हमने सोचे कि यार ये एवोगाड्रो की वैल्यू, ये याद रखना एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो की वैल्यू नहीं निकाली थी, ये किसने निकाली थी, फ्राडे और जो है मिलीकेन ने। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा। ठीक है, मिलीकेन ने जो है वो भी किससे निकाला था, इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाला था, कितना चार्ज जा रहा है कितना जा रहा है उन सब की वैल्यू रखी है, फिर उसके अनुसार से जो ये वैल्यू आई थी। लेकिन हम लोग जो है यानी कि एक बेसिक तरीके से जो है निकाल रहे हैं, यानी कि ताकि आप लोगों को सिंपल तरीका लगे। यहाँ पे हमने क्या करा कि एक एटम का मास निकाल लिया। एक एटम का मास जो होता है यानी कि कितना होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 होता है। हमने कहा कि 12 ग्राम में कितने होंगे, एक एटम का मास इतना है तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, यानी कि इतना जो है 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 6.0022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े। नो सर। अब चलो हम लोग जो है यानी कि मोल पे जो है, हाँ ओके थैंक यू बेटा। अब हम लोग जो है यानी कि जो है मोल पे बात कर लेते हैं। मोल के क्वेश्चन कल की क्लास में कराएंगे। अब देखो एक्चुअली ना मोल की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने वहां पे नहीं बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट में, मैं यहाँ बताता हूँ। एक्चुअली दिक्कत क्या आने लगी ना कि छोटे छोटे चीजों को ना मेजर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ तो बनाओ जिससे छोटे छोटे यूनिट को भी मेजर किया जाए। तो उन्होंने जो बेसिकली मोल का जो है इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। यानी कि बेसिकली एक एवोगाड्रो मतलब जो एवोगाड्रो में यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 Na में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वही जो है यानी कि क्या कहलाएगा, मोल्स कहलाएगा। ये बेसिकली एवोगाड्रो का ही रूल था, उसी को जो है हमने थोड़ा सा क्या करा, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के जो है यानी कि लिख दिया। उन्होंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि जितना एक एवोगाड्रो में होगा तो यानी कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अब अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो जाएंगे तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 1 मोल ही कहेंगे। तो वही चीज है, इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, यानी किसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं जो है मोल कहते हैं। इसको चाहो तो एक और तरीके, हाँ हमने एक बेसिकली क्या कहा कि
एक एवोगाड्रो नंबर में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर से आप 10 ले रहे हो तो 10 मोल होगा, 20 मोल ले रहे हो, 20 एवोगाड्रो ले रहे हो तो यानी कि 20 मोल हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि एक अगर एवोगाड्रो में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी बेटा, सर मोल सर छोटे लेवल के लिए होता है, यूज है ना, छोटे हाँ उनके पार्टिकल के लिए। हाँ बिल्कुल। ओके सर। मैंने बताया ना कि जैसे कि जो हमें हमारे सामने समस्या क्या आ गई कि हम छोटे से छोटे चीज को मेजर नहीं कर पा रहे थे। अगर जब छोटे से छोटे चीज को मेजर नहीं कर पा रहे थे तो जिस कारण से हमने क्या करा कि इस मोल को इंट्रोड्यूस किया, और जैसे ही मोल को इंट्रोड्यूस किया तो हमने क्या करा कि जो है एक एवोगाड्रो में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितने, तो वैसे एक एवोगाड्रो नंबर में एक ही मोल होते हैं। तो इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 1 एवोगाड्रो नंबर, यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। अब अगर 10 एवोगाड्रो नंबर होगा तो 10 मोल होगा। उसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एज पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। हम लोग कार्बन ही 12 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उस समय था और 1/12 का ही मास जो है जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, जिसके कारण से छोटी से छोटी यूनिट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। इस कारण से हमने कार्बन 12 का लिया था। यानी कि ये बात जो है यानी कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आ गई। मैं आज एक फॉर्मूला दे के जाता हूं आप लोगों यस सर। हाँ, पहला फॉर्मूला, वैसे आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं लेकिन मैं उसको 4 कर देता हूँ, है तो वैसे 3 ही लेकिन मैं उसको 4 करके बताता हूँ क्योंकि आपको जो है समझ में आएगा। हम लोग जब पहला फॉर्मूला दे जाते हैं आज आपके लिए, आपको बहुत ही सिंपल है। मोल इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। मोल इक्वल टू क्या हो जाता है कि अब कई जगह पे देखना, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी दिया रहे। एटम दिया रहे तो एटम लेना, अगर जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा सर तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, नहीं डिपेंड करता है बेटा, ये दोनों होता है। ठीक है, अगर जो एटम की बात कर, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं जो है मोलर मास कर देता हूँ, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। यानी कि 1 मोल का मास। ठीक है, अब इससे पहले, मोल से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली मैं मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाता हूँ। मेरे पास आज तो बिल्कुल समय नहीं है। आप मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को वैसे आता होगा निकालने के लिए, आप लोगों को आता है मॉलिक्यूलर मास निकालने? यस सर। नो सर। अच्छा चलिए ठीक है। कल की क्लास में हम मॉलिक्यूलर मास से ही बात करेंगे। ठीक है, आज आप लोग जो है अगर जितना मैंने पढ़ाया है कोई बात नहीं, मैं बेसिकली म्यूट हो गया आप। म्यूट हो गए। ठीक है। एक्चुअली सर मेरे एक सामने, लड़का सर वो म्यूट कर देता है सर। फिर से बोलिए बेटा। सर एक लड़का है सर वो म्यूट कर देता है सर। एक्चुअली उनके हाथ में नहीं होगा बेटा, मेरे ही हाथ में रहता है सारा पावर। पता नहीं, ये जो मैंने बोला ना कि हो सकता है सर हाँ, हमारे हाथ से। अच्छा करके दिखाइए फिर से। सर मैं करता रुको आपको। कर दिए सर। कर दिया? सर देखो फिर से कर दिए सर। सर कर दिया। सर हो जाता है सर ऐसे म्यूट सर। कम कर सकते हैं सर आपको। अच्छा सर जो बोलता है ना उसको कर सकते हैं सर हम म्यूट, तब मेरे को भी कर रहे हैं सर पहले सर। अच्छा ओके, अच्छा आप लोग जो है म्यूट कर देते हो। चलिए ऐसा मत कीजिए। यस सर। हाँ, इससे क्लास डिस्टरबेंस होती है। आप लोग मस्त पढ़िए लिखिए। सर किसी ने दोबारा कर दी। प्लीज मत करो। सर आप फिर म्यूट हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, अंसुल जारिया है, अंसुल सर जारिया। मुझे तो म्यूट हो गए सर। सर ये बार कर दे रहे हैं। अब मत करो भाई। सर ठीक, सर नितिन है सर। हाँ अच्छा सर हो जा रहे हो आप, सर हो जा रहे हो। ओके, ये तो सही में यार, ये तो कैसा सिस्टम है। इससे सर जो आप म्यूट पीछे से ऑफ कर दो सर। सर जब आप लिंक बनाते तब आपको सेटिंग में करना पड़ेगा सेट। सर आप